डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा बायनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने हाफ इसका कंसेप्ट पूरा कर लिया है। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपने बायनोमियल की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है मिडल टर्म। पता है हमारे पास इस टाइप के सम आते हैं, जैसे कि a प्लस बी की होल पावर n और a प्लस बी की होल पावर n। ठीक है, n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। हमें पता है कि जहां तो जो n है हमारा वो इवन है। अगर n की वैल्यू इवन है तो जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी तो वो हमारे पास आ जाएगी n प्लस 1, मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब n इवन है हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती है तो वो ऑड है। सपोज हमारे पास a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास इवन है तो हमें पता है इसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 5 होंगी। ठीक है, इसमें जो 5 टर्म्स हैं तो उसको हम लिख सकते हैं t1, t2, t3, t4, t5। सपोज हमारे पास 5 टर्म्स है और हमने इनमें से मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें पता है मिडल टर्म वही होती है जो मिड में होती है। ठीक है, तो इन 5 टर्म्स के बीच में हमारी थर्ड टर्म है तो ये हमारी मिडल टर्म हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी n हमारा इवन नंबर है, यहाँ पावर इवन नंबर में है, तो उसमें ओनली 1 ही मिडल टर्म होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम थर्ड को फाइंड आउट करें तो हमें पता है n की वैल्यू 4 है। ठीक है, 4/2 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट ड्राइव होता है कि 4 देखो हमारी n की वैल्यू है, अपॉन 2 किया और प्लस 1 किया। इसका मतलब जब हमारे पास n इवन नंबर है, इवन नंबर में है, उसमें तो जो मिडल टर्म है वो हमारी आ जाएगी n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है, जब n इवन नंबर है, ठीक है, उसमें ओनली 1 ही मिडल टर्म होगी और वो मिडल टर्म होगी n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, और अब देखो इस सम में अगर हमारे पास n ऑड नंबर में है, अगर n ऑड है तो हमें पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो n प्लस 1 ही होती है। ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन नंबर में बन जाएगी। ठीक है, सपोज हमारे पास है a प्लस बी की पावर 5। n की वैल्यू ऑड नंबर है। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 प्लस 1 6 होगी। तो सपोज ये t1, t2, t3, t4, t5 और t6। ठीक है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हम देखें कि इसकी मिडल टर्म कौन सी है, तो अब देखें तो इसमें एक नंबर तो मिडल में नहीं है, यहाँ हमारे पास 2 मिडल टर्म्स है, t3 एंड t4। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो थर्ड टर्म को n की वैल्यू हमारे पास 5 है, अगर हम 5 प्लस 1/2 करें तो ये हमारे पास बन जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है, 5 प्लस 1 6/2 इसको हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म। और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टर्म है, उसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट ड्राइव होता है कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो उसमें हमारे पास 2 मिडल टर्म्स होंगी और वो होगी n प्लस 1/2। एक टर्म तो ये होगी, एक होगी n प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम n प्लस 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर है तो हमारे पास एक ही मिडल टर्म आएगी और वो होगी n/2 प्लस 1 टर्म। और जब हमारे पास n की वैल्यू ऑड है तब हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी, एक तो है n प्लस 1/2 और एक है n प्लस 3/2। ठीक है, आप किसी भी तरह इनको याद कर सकते हो, चाहे कि ऐसे ही याद कर लो, n प्लस 1/2 जो इसकी वैल्यू आई है उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, चाहे आप इस तरह याद कर लो। ठीक है, और इसको भी n/2 प्लस 1 भी लिख सकते हो, और अगर हम इसका एलसीएम लेके लिखें तो n प्लस 2/2 टर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हो। अब हमें ये रिजल्ट याद रखने हैं कि जब हमारे पास n इवन नंबर है तो हमारे पास ओनली 1 मिडल टर्म है। ठीक है,
और वो कैसी है, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, और जब n हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है तो हमारे पास है 2 मिडल टर्म्स होंगी, 2 मिडल टर्म। और वो कौन कौन सी है, एक तो है n+1/2 टर्म, ठीक है, एक है n+1/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखो अगर हमने मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है मिडल टर्म हमारी है n/2 प्लस 1th टर्म, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते थे ना TR+1 जनरल टर्म, जहां r की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/2। तो इसको हम लिख सकते हैं NCR, r की वैल्यू है n/2। जो हमारे पास x की टर्म है, x की पावर होती है n-r, तो यहाँ आ जाएगा n-n/2, और y की पावर होती है r की वैल्यू है n/2। ठीक है, तो इस मिडल टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, तो ये आपने एज इट इज याद रखना है कि जब n हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास जे वाली मिडल टर्म होती है और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा NCn/2, NCn/2। ठीक है, जैसे कि a प्लस b की पावर हमारे पास है 6, ठीक है, कोई भी इवन नंबर ले लिया, हमें पूछा कि मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो हमने एज इट इज याद रखना है 6c 6/2। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6c3। इसका मतलब जो इसकी मिडल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 6c3। ठीक है, एज इट इज सॉल्व करने की जरूरत नहीं पूरी मिडल टर्म को, हमने एज इट इज ये रिजल्ट से कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेना है। सिमिलर अगर हमारे पास n ऑड नंबर है, हमें पता है उसमें 2 मिडल टर्म है, और अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखो ये है n+1/2, तो हमें पता है हमें इस टाइप की टर्म बनानी है r+1। ठीक है, 1 को सेपरेट करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना इस तरह। अगर यहाँ 2 LCM आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो n+1/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारी r की वैल्यू होगी और ये हमारी 1 की वैल्यू है, तो TR+1 इसको हम इस टर्म को लिखेंगे NCR, r की वैल्यू है n-1/2। ठीक है, NCR x की पावर n-r, y की पावर r, वो एज इट इज लिखी जाएगी टर्म। अब जो हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा NCn-1/2। ठीक है, और सेकंड देखें, इस टर्म में तो हमें पता ही है यही आ जाएगा, ये हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब NCR, r की वैल्यू है n+1/2। ठीक है, तो जब हमारे पास n ऑड नंबर है तो 2 मिडल टर्म आएगी और उनके जो कोफिशिएंट हैं वो आ जाएंगे NCn-1/2, एक आ जाएगा NCn+1/2। ठीक है, ये रिजल्ट एज इट इज याद रखनी है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9y की पावर 10। ठीक है, अब यहीं से हमें पता है कि हमारे पास n की वैल्यू इवन है। ठीक है, अगर n इवन है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मिडल टर्म होती है तो वो ओनली 1 मिडल टर्म होती है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो एज इट इज रिजल्ट याद रखना है, n की वैल्यू है 10/2 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 10/2 5 प्लस 1 6। इसका मतलब जो 6 टर्म है वो हमारी मिडल टर्म है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता, हमें पता है कि n अगर इवन नंबर पावर है तो इसमें नंबर ऑफ मिडल टर्म्स 1 होंगी। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास ऑड पावर होती तो इसमें जो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स है वो 2 आती। ठीक है, अब हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो T6 फाइंड आउट करना है, इसको हम लिख सकते हैं T5 प्लस 1, क्योंकि हमने R+1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमारा फार्मूला होता है जनरल टर्म का NCR, n की वैल्यू है 10 और r की वैल्यू है 5। NCR x की पावर जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर होता है n-r, तो वो 5 आ जाएगा, और y की पावर r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 10c5 x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5,
9 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही प्रोसीजर है मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास पावर ऑड होती है, हमें पता है सपोज इसकी पावर 11 आ जाती है 10 की जगह पे, तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती, एक तो आ जाती है हमारे पास n+1/2 टर्म और एक आ जाती n+3/2 टर्म। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखने हैं आपने एज इट इज। हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर रहे हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, हमारे पास इस तरह लिखा हो सकता है कि एब्सोल्यूट टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, और ये भी लिखा हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करो या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखी हो सकती है, इसको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म भी लिखा हो सकता है और एब्सोल्यूट टर्म भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तीनों का सेम मतलब है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम हमें पता है, हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगाना है, वो हमारे पास होता है NCR। आर की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं है, तो आर को एज इट इज लिखेंगे, एक्स की पावर n-r मतलब 6 - r और y की पावर r। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 3/2 की पावर आ जाएगी 6 - r और यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर है 6 - r, तो ये बन जाएगा 12 - 2r। ठीक है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ हमारे पास -1/3 की पावर r और इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर r। ठीक है, जब भी इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, x के कॉफिशिएंट कंबाइन कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा 6CR, 3/2 की पावर 6 - r और -1/3 की पावर r, और x की पावर हो जाएगी 12 - 2r, और जो ये r नीचे है वो ऊपर जाके माइनस के r हो जाएगी, मतलब x की पावर आ जाएगी 12 - 3r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी x की पावर है हमने क्या करना है, ये टर्म x की पावर से फ्री करनी है। ठीक है, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x करनी है या कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x की पावर है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसका मतलब जो हमारे पास r की वैल्यू 4 है, तो हमारी टर्म क्या बनेगी, टर्म होती है TR+1, इसका मतलब टर्म हमारी बन जाएगी 5th। ठीक है, 5th टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, और जहां हम उसको एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं। अब हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, 5th टर्म को हमें पता है r की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 6C4, 3/2 की पावर 6 - 4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और -1/3 इसकी पावर हमें पता है, माइनस की पावर अगर हम इवन नंबर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/3 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 फिल करेंगे तो हमें पता है x की पावर 0 आ जाएगी। 0 किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारी टर्म आ गई एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, इस टाइप के सम हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं कि जो कोई भी सम देके कि इसमें जो हमारी टर्म का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो किस टर्म का है। तो ये बात याद रखना कि जो मिडल टर्म होती है उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी मिडल टर्म है, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन a+b की पावर n, हमारे पास इस टाइप की एक्सपेंशन होती है। ठीक है, उसमें जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b की पावर n इज द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है,
अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो हमारे पास ओनली वन मिडल टर्म होती है, ठीक है, ओनली वन मिडल टर्म, और वो हमारे पास कौन से टाइप की होती है, n/2 प्लस वन टर्म। और अगर हमें पूछा जाता है a प्लस बी की पावर n कोई भी इवन नंबर दे के पूछा जाता है कि इस टर्म में टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सी टर्म है, ठीक है, तो हम लिखेंगे उसमें ओनली जो मिडल टर्म है n/2 प्लस वंथ टर्म है उसका ही जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। सिमिलर अगर हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि अगर n ऑड है तो उसमें हमारे पास टू टर्म्स होंगी, ठीक है, उसमें हमारे पास टू मिडल टर्म होती है। इसका मतलब जो दो वो मिडल टर्म होगी उनका बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, आपस में इक्वल होगा और बाकी सभी की सभी टर्म में से ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तब हमारे पास टू मिडल टर्म्स होती है, एक होती है n+1/2 टर्म और दूसरी होती है n+1/2 यानी कि n+3/2 टर्म, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जो मिडल टर्म है उसका ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 34, ठीक है। हमें पता है कि जो इस टाइप की एक्सपेंशन है उसमें जो मिडल टर्म है उसका ही जो कोफिशिएंट है वो हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास इवन नंबर है, n की वैल्यू इवन है, हमने पढ़ा है जब n इवन है तो हमारे पास ओनली वन मिडल टर्म आती है, ठीक है, और वो हमारे पास होती है n/2 प्लस वन टर्म, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n की वैल्यू है 34/2 प्लस वन टर्म, ठीक है। 2 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 17 प्लस 1 हो जाएगा 18th टर्म। इसका मतलब जो 18th टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इस टाइप के सम हमारे पास आ सकते हैं। अगर हमें ये भी पूछा जाए, इसी सम में अगर हमें ये पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि जब मिडल टर्म है इस टाइप की है तो उसका जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो हमारे पास होता है n/2, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 34/2 करेंगे तो वो आ जाएगा 17। इसका मतलब 34C17 वो हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टर्म है जिसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो हमने मिडिल टर्म निकाल लेनी है। अगर हमें ये पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, तो तभी हम उसके कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे n/2, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो और इसको आपको ये कॉम्बिनेशन खोलना तो आता ही है। इसको लिख सकते हो 34 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल अपॉन 34 माइनस 17 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला हमारा आंसर आएगा। आपने ओनली ये बात याद रखनी है कि जब n इवन है तो उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो n/2 होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स, ठीक है। रैशनल टर्म्स भी बोल सकते हैं, इनको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन भी बोल सकते हैं और टर्म विद इंटेग्रल पावर भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स भी लिखा आ सकता है और रैशनल की जगह पे हमारे पास फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन भी लिखा हो सकता है, रेडिकल साइन, ठीक है, और टर्म्स विद इंटेग्रल कोफिशिएंट भी लिखा हो सकता है, टर्म विद इंटेग्रल पावर्स, ठीक है, और इनको रैशनल टर्म्स भी बोला जाता है। सिमिलर अगर इरेशनल है, इसका मतलब क्या है, टर्म्स विदाउट इंटेग्रल पावर और टर्म्स विद रेडिकल साइन, ठीक है। रैशनल मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और इसमें हमारे पास आ जाएगा टर्म विद रेडिकल साइन, ठीक है, और टर्म विद नॉन इंटेग्रल पावर्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये नेम आपने याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, हमें लिखा हो सकता है कि हमारे पास है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/5
ठीक है, और होल पावर है इसकी 35, ठीक है। जो x की पावर है वो इस टाइप में आ सकती है हमारे पास फ्रैक्शनल टाइप में, ठीक है। इसमें पूछा हो सकता है कि इसमें हमने वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो फ्री फ्रॉम रेडिकल है, ठीक है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म फाइंड आउट करो, तो हमने रैशनल टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है। हमें पता है जितनी हमारी टोटल टर्म्स होगी उसमें से रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारी इरेशनल टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। इसका मेथड हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। हम इसकी जर्नल टर्म लिखेंगे। हमें पता है TR+1, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है NCR, R की वैल्यू को R को एज इट इज लिखेंगे, X की पावर N-R 35 R और Y की पावर R, ठीक है। Y की पावर R आ गई, ठीक है। ये 1/5 है पावर। अब इसको लिख लेंगे 35CR x की पावर 35 R/3, 1/3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और y की पावर आ गई R/5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करना है। तो यहाँ हम r की वैल्यू देखो क्या फिल करें, तो हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके जितनी हमारी ये पावर है वहां तक लाई करती है। मतलब r लाई करता है 0 से लेके 35 तक, ठीक है। अब हमने फिल करके देखना है। हमें पता है इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 है, हमने वो नंबर लेने हैं जैसे कि ये हमारे पास एक इंटीजर बन जाए, ठीक है। अगर हम देखें r क्या हो सकता है, अगर R/5 है हमारे पास तो r में भी 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास 5 आ सकती है उसके बाद, और फिर उसके बाद 10 आ सकती है। हम वो नंबर ले लेने हैं जो 5 से पूरे डिवाइड होते हैं, ठीक है। मतलब 5 से डिविजिबल है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है। तो इतने नंबर हैं जो हमारे r की वैल्यू हो सकती है। अब हमने देखना है कि हमने x की पावर भी हमें इंटीजर चाहिए, तो यहाँ हम r की वैल्यू क्या फिल करेंगे, ये वाली टर्म भी हमारी इंटीजर में आ जाए, फ्रैक्शनल से फ्री हो जाए, ठीक है। तो अब जब हम जहाँ r की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो हमें पता है ये 35/3, तो ये इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये r की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ हम 5 फिल करेंगे तो 35 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब r की वैल्यू 5 हो सकती है। अगर हम यहाँ 10 फिल करके देखें तो हमें पता है 35 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 10 भी नहीं हो सकती r की वैल्यू। अब 15 ले लेते हैं। अगर हम 15 लेंगे, इसी तरह हमने वो नंबर ले लेने हैं जो हमारे पास 3 से पूरे डिविजिबल हो, ठीक है। जब उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाएं। तो अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास 5 आ रहा है, हमें पता है 20 हो सकता है, ठीक है, और 35 हो सकता है, ठीक है। ये 3 ही नंबर है। जब हम r की वैल्यू यहाँ फिल करेंगे 5, 20 या 35, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल है। और हमने इन दोनों में से कॉमन वैल्यू लेनी है जो दोनों की पावर इंटीजर बने। इसीलिए जो हमारा कॉमन है r की वैल्यू वो आ गई 5, 20, 35, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन वो कितनी है, 3 टर्म्स हैं। जितनी r की वैल्यू होगी वही हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इज 3, ठीक है। तो 3 टर्म्स आ गई। तो अगर हमने फाइंड आउट करनी है इरेशनल टर्म्स, मतलब टर्म्स विद रेडिकल साइन, तो हमें पता है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी हमारी 36। हमें पता है अगर 35 पावर है n है तो n में 1 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगी 36, ठीक है। और 36 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 33। तो 33 इसमें इरेशनल टर्म्स है और 3 हमारी रैशनल टर्म्स है, ठीक है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें भी हमने नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। फर्स्ट हम इसको प्रॉपर मेथड से फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है इसकी हमने जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है,
तो वो हमारे पास आ जाएगा NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक है, हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 60CR 3 की पावर 60 माइनस r अपॉन 4 और 5 की पावर r बाय 8। ठीक है, अब हमने पता है कि हमने r की जो वैल्यू लेनी है वो वाली वैल्यू लेनी है, वो 0 से स्टार्ट करनी है और 60 के बीच में वो वैल्यूज लेनी है जो हमारी r को पूरी डिवाइड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट हमें ये प्रूव करना इजी हो सकता है। r बाय 8 करेंगे तो हमें पता है कौन कौन से नंबर हैं, देखो जो r को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0 और उसके बाद है 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है। तो इतने नंबर ही ये वैल्यूज हैं हमारी r की जो 8 को पूरा डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो ये वाली पावर है इसमें हमारी r की वैल्यू क्या फिल करें कि वो 4 से पूरा डिवाइड हो। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह लिख लेना है, हम इसको 60/4 माइनस r/4 लिख सकते हैं। हमें पता है कि 60/4 करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसको 15 माइनस r/4 लिख सकते हैं। अब हमें ये बात देखने की जरूरत नहीं कि हम 60 माइनस r करें और फिर 4 से डिवाइड करें, हमने ओनली r/4 ये वाली यही ले लेनी है टर्म, और इसी से हम देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं, हम r की क्या वैल्यू फिल करें जो 4 से भी डिवाइड हो। तो हमें पता है ये सभी के सभी नंबर 4 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो हमारी r की वैल्यू है वो ये वाली टर्म्स आ सकती है। और ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है वो हमारे पास 8 है, और अगर हमारे पास इरेशनल टर्म्स पूछा जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा, टोटल टर्म्स हमारे पास है 61, और यहाँ से आ जाएगा 61 माइनस 8 53। ठीक है, तो इसमें जो इरेशनल टर्म है वो 53 है और जो रैशनल टर्म है वो 8 है। ठीक है, अब देखो हम शॉर्ट ट्रिक से इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात तो ये याद रखना कि ये हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करना है, ये 4 और 8 का एलसीएम ले लेना है, जितनी ये पावर है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना है, और 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, 60 को जो n पावर है उसको इस 8 से डिवाइड कर लेना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है ये हमारा 7 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 7.5। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारी रैशनल टर्म्स हैं वो हमारे पास जहाँ तो 7 आ सकती है और जहाँ 7+1 आ सकती है, मतलब 8 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक टर्म हमें देखनी होगी, वो वैल्यू फाइंड आउट करके इसको जनरल टर्म लिखेंगे। अब हम वो आ जाएगी 60CR 3 की पावर 1/4 तो है 60 माइनस r/4 और 5 की पावर r/8। ठीक है, हमें पता है हम जनरल टर्म इसको लिख सकते हैं। ओनली हमने इसमें 0 की वैल्यू फिल करके देख लेनी है। जहां हमने 0 फिल किया तो 64 से भी डिवाइड हो रहा है, जहां भी हम r को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी ये इंटीजर बन रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है पूरा। ये अगर 0 फिल करने से ये दोनों टर्म्स पूरी डिवाइड हो रही है, मतलब हमें कोई ना कोई इंटीजर मिल रहा है यहाँ से, तो तभी हमारे पास एक टर्म यहाँ से आ जाएगी जो रैशनल टर्म होगी। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल नंबर बन रही है पावर, तभी हमने इस टर्म को काउंट नहीं करना। अगर 0 फिल करने से हमारी ये टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन बन रही है तो हमने इस टर्म को भी ऐड कर लेना है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास, जो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है वो कितनी आ गई 8। ठीक है, हमने वैसे भी प्रूव किया था, तो इसमें 8 नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आती है। और इरेशनल का मेथड तो हमें पता ही है कि जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से रैशनल को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास इरेशनल टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्टकट इस वे से करना चाहते हो तो इस वे से भी आप इस सम को कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल करेंगे, इसमें भी हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स।
ठीक है, हम इस सम को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है 8 और 6 का। हमें पता है 8 और 6 का जो एलसीएम है वो 24 आएगा, और उसके बाद जो हमारी n पावर है 100 उसको 24 से डिवाइड करना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेना है। ठीक है, 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास 4 आएगा। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ जो रैशनल टर्म है जहां तो 4 आएगी, ठीक है, और जहां 4 से एक ज्यादा मतलब 4+1 आएगी। ठीक है, 4 प्लस लास्ट जो 1 टर्म है उसको देखने के लिए हमें जनरल टर्म लिख लेनी है, NCR 2 की पावर n-r अपॉन में आ जाएगा ये 8, ठीक है, और 3 की पावर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना होता है कि जो r है उसकी जगह पे 0 फिल करके देखना है। जहां 0 फिल करेंगे, यहाँ तो हमें पता ही है 0 तो डिविजिबल होती है सभी नंबर के साथ, तो जहां 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो इंटीजर बन गया। और यहाँ अगर हम 100 माइनस 0/8 करेंगे तो 100/8 हमें पता है 100 को 8 से पूरा 100 है जो वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब हम ये वाली टर्म को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नंबर ऑफ रैशनल टर्म है वो ओनली 4 ही आएगी। ठीक है,